हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे दी थी, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लिबरल ग्रुप के बारे में। लिबरल ग्रुप जो है वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे एंड वो चाहते थे कि उनका देश कुछ इस तरीके का हो जहां पे सारे के सारे रिलीजन्स को टॉलरेट किया जाता है। यानी कि वहां पे यू कैन से क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, वहाँ पे सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, वहाँ पे रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, हिंदूज, ठीक है, सारे के सारे रिलीजन जो हैं वो वहां पे हो सकते हैं। यानी कि रिलीजन के बेस पे कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन favor of religion or another. Britain favored the Church of the England, Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individual against government. They argued for a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and official. However, they were not democrats. They do not believe in universal adult franchise, that is, the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. सो लिबरल्स के टाइम पे, उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो चर्चेस हैं वो फेवर्ड होती थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी कि अगर हम चर्च के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन जो है वो फेवर करता था इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया की जो चर्चेस हैं उनको, लेकिन जो स्पेन है वो फेवर करता था कैथोलिक चर्च को। ठीक है, एंड देन इसके बाद लिबरल्स की अगर हम बात करते हैं, लिबरल्स चाहते थे डायनेस्टिक रूलर्स जो हैं उनकी पावर खत्म हो जाए। वो चाहते थे कि इंडिविजुअल्स की जो राइट्स हैं उनको गवर्नमेंट सेफ गार्ड करे। वो चाहते थे कि उनके पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसमें उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो। वो चाहते थे कि जुडिशरी जो उनकी होगी वो क्या करे कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इनके जो रूल्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट करे। ठीक है, यानी कि जुडिशरी जो है उसके ऊपर कोई भी रूलर या फिर ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन लिबरल्स की अगर हम बात करें तो उनमें सारा कुछ अच्छा नहीं था। उनकी जो मांगे थी वो सारी की सारी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो लोग डेमोक्रेट्स बने। यानी कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि 18 ईयर्स से अबव की एज का कोई भी अगर सिटीजन हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, तो उनको वोट दिया जाता है, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन लिबरल्स ऐसा नहीं चाहते थे। लिबरल्स क्या बोलते थे कि जो मेन ऑफ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, वोटिंग राइट्स उन्हीं को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। इवन के जो विमेन है उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी की सारी, ये आपको बताई गई हैं लिबरल्स की। इन कॉन्ट्रास्ट, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. अगर हम बात करते हैं रेडिकल्स की, जो कि चाहते थे कि जो चेंजेस हैं वो जल्दी जल्दी आए और अच्छे अच्छे जो चेंजेस हैं वो हमारी कंट्री में आए, तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी पे बेस्ड हो, यानी कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फेवर करते थे। वो कहते थे कि कोई भी इंसान हो, जो भी अडल्ट है, उसको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, डजंट मैटर वो अमीर है, गरीब है, लड़का है या फिर लड़की है। Many supported women's suffragette movement. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landlords and wealthy factory owners. They were not against the existence of the private property, but disliked concentration of property in the hands of a few. So यहाँ पे रेडिकल्स का जो सेकंड फीचर बताया गया है वो ये कि वो विमेन के सफरेगेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, यानी कि विमेन के वोटिंग राइट्स
कि जो मूवमेंट है वो उनको सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि जो विमेन है उनके पास भी वोटिंग राइट्स हों। एंड लिबरल्स जिस तरीके से चाहते थे कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो सिर्फ लैंड ओनर्स को मिले या फिर वेल्दी लोगों को मिले, लिबरल्स ऐसा नहीं थे। लिबरल्स कहते थे कि जो प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, वो सबके पास होनी चाहिए। वो नहीं कहते थे कि इनसे छीन लो प्रिविलेज, ऐसा नहीं था। जो रेडिकल्स हैं वो ये नहीं कहते थे कि इनके जो प्रिविलेजेस हैं वो छीन लो, बट वो कहते थे कि जो प्रिविलेज है वो सिर्फ इन्हीं को क्यों मिल रहे हैं, आम इंसान को क्यों नहीं मिल सकते। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, रेडिकल्स जो हैं उनकी सोच ये भी थी, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो ये नहीं कहते थे कि आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी के पास होनी चाहिए। ओके, सो ये थे रेडिकल्स। देन नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव के बारे में। Conservatives were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their mind to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब कंजर्वेटिव्स जो थे वो रेडिकल्स एंड लिबरल्स के बिल्कुल ऑपोजिट में थे। वो कहते थे कि चेंजेस आने ही नहीं चाहिए, जो चीजें जैसे चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहें। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने भी अपने माइंड को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। उनको भी समझ में आ गया था कि कुछ चेंजेस तो जरूरी हैं। अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी के बारे में, तो वो जनरली क्या किया करते थे कि आइडिया ऑफ चेंज को अपोज किया करते थे। लेकिन जब तक 19th सेंचुरी आई तब तक उनको इतना समझ में आ गया था कि चेंजेस जो है वो इनएविटेबल है, यानी कि हम उनको रोक नहीं सकते हैं। कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो आने ही आने हैं। ठीक है, और लेकिन वो ये भी चाहते थे कि पास्ट की रिस्पेक्ट हो एंड चेंज जो है वो स्लोली आए। ओके, तो अभी हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने पढ़ा लिबरल्स के बारे में, और फिर हमने पढ़ा कंजर्वेटिव के बारे में। ठीक है, वीडियो पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके आप एक बार इनको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसे ओपन करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि इनकी जो थिंकिंग है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। सो नेक्स्ट हमारे पास है सच differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सोच जो है वो अलग अलग है। लिबरल्स जो हैं वो कह रहे हैं वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए मैन ऑफ प्रॉपर्टी को, एंड वो चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीजें भी हमारे यहाँ पे ऐड हो। रेडिकल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सारी की सारी चीजें ही अच्छी हो, विमेन को वोटिंग राइट मिले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो, एंड जो प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को ना मिले, सभी को ये चीज मिलनी चाहिए। कंजर्वेटिव्स जो हैं वो बोलते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, बट फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बोलते हैं कि चेंजेस होने तो चाहिए लेकिन उतनी फास्ट पेस पे नहीं, एंड हमें अपने पास्ट को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब जब इतनी सारी सोच थी तो एक कॉमन रिजल्ट निकलना था जो कि एक अच्छा रिजल्ट होता। ओके, सो इसी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब तक खत्म हुआ तब तक सबको समझ में आ रहा था कि किस तरीके से उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अपने लिए जो नेक्स्ट पार है तो उसको लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, इतनी सारी सोच की वजह से ही 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल थे पॉलिटिकल टेंडेंसीज के वो भी डिफाइन हो गए, एंड जो उनके लिमिट्स हैं वो भी डिफाइन हो गए। ठीक है, सो ये थी आपकी 3 ग्रुप्स, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में, यानी कि इन सब चीजों से फिर सोशलिज्म किस तरीके से आया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।